आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न, क्योंकि थोड़ा सिस्टम में खराबी आ गई है 1-2 दिन से, और 1-2 दिन उसे सही होने में लगेगा भाई। तो तब तक के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की है, और मैंने इस क्लास को ऐसे अपलोड नहीं किया, पूरा कंटेंट बनाया है और आपके सिलेबस के आधार पर है, आपके एग्ज़ाम के आधार पर है। जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊँगा, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और हर एक को कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बता रखा है। जब आप पूरी क्लास देखोगे तो आप बिल्कुल लास्ट में बोलोगे हाँ सर, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दूसरी बात ये, फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है। अगली क्लास में मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर करूंगा, ठीक है? कि कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारी की सारी हमारी ई बुक से लिए गए हैं, और जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस के आधार पर ही डिजाइन है। तो आप बुक का लिंक नीचे दे रखा है, एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रखा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें ई बुक का ऑप्शन है, तो उससे आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और सिर्फ इकलौती यही बुक है जो आपके पास बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर डिजाइन की गई है। तो कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। कंटेंट जो है उसका ओपन है, आप देख सकते हो कंटेंट मैच हो रहा है। पहली 2 पीडीएफ भी उसकी फ्री है, ताकि आप जज कर सको कि क्या बोलते हैं, कंटेंट किस तरीके का है। वो लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, वो टेक्निकल टर्म आपको समझ में आ रही है, तो अच्छा लगे तो आप इनरोल हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो बच्चा पहली बार हमसे जुड़ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर ले, ताकि आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं आपको कि अभी बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं जल्दी प्लान कर रहा हूं कि आप सारी भर्तियों को एक साथ कैसे टारगेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो जल्दी उस सेशन को मैं लेने वाला हूं 1 या 2 दिन में, ठीक है? तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैग्नेट के आज महत्वपूर्ण सवाल करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट, और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर व्हेन देयर इज। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक कब होता है आपके पास, ठीक है? तो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रहता है, या स्टेडी करंट पे रहता है, नो रिलेटिव मोशंस, ठीक है? कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो मैंने बता रखा, इंडक्शन हमारा हमेशा तब ही होगा जब आपका, क्या बोलते हैं, कि आपके पास जो फ्लक्स होगा वो चेंजेबल होगा, ठीक है? हमने देख भी रखा है, आपके पास मान लो मेरे पास कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ एमीटर लगा दूं, अगर इस मैग्नेट को मैं इसके पास रखूंगा तो इसमें कोई मोशन नहीं होने का, हालांकि इसका ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक तो कर रहा है आपके पास, लेकिन इसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। केवल तभी होगा जब आप इस मैग्नेट को आगे पीछे करोगे, ठीक है? यानी कि जब आगे पीछे करने से क्या होगा, जो फ्लक्स होगा, इसको फ्लक्स लिंक कर रहा है, वो चेंजिंग फ्लक्स होगा, और वो इन कंडक्टर को कट करेगा। तो जहां पर भी फ्लक्स में चेंज होगा वहीं पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। जहां पे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं, तो कोई नहीं होता। इसका जीता जागता उदाहरण है आपके पास ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, तो हमने उसमें बताते हैं कि एक प्राइमरी कोइल होती है, एक आपके पास सेकेंडरी कोइल होती है। ट्रांसफॉर्मर है तो स्टैटिक डिवाइस, बट एसी सप्लाई देने के कारण इसमें जो फ्लक्स होता है वो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा होता है। अगर आप डीसी सप्लाई दोगे तो उसमें कोई इंडक्शन नहीं होता, डीसी में इंडक्शन नहीं होता, एसी में होता है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हर इंस्टेंट पर चेंज होती रहती है। तो यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा। क्लियर है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस पे आ जाते हैं। ये बोल रहा है आपके पास कि द नंबर ऑफ पोल्स इन अ मैग्नेटिक व्हेन कट इन वेरी स्मॉल पार्ट्स विल बी। कि अगर आपने भाई, कि किसी भी मैग्नेट को आप कितने भी हिस्सों में तोड़ो, तो ठीक है, तो उसमें पोल की संख्या कितनी होगी? तो ऐसा नहीं कि अगर एक मैग्नेट को आपने 10 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें क्या नाम है, उन 10 के 10 हिस्सों में आपके पास 2 पोल अवेलेबल रहेंगे। यानी कि आप कभी भी पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हो। हर एक मैग्नेट में, ठीक है, एन पोल और एस पोल अवेलेबल रहते हैं। तो कितने भी उस पे तोड़ दो, कितने भी छोटे से पार्ट पे तोड़ दो, लेकिन उसमें 2 के 2 पोल अवेलेबल रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है भाई? और पोल के बारे में मैं बता दूं, आपके पास मैग्नेट के 2 पोल होते हैं,
कुछ और प्रॉपर्टी बता देता हूँ जो इसके साथ है। ये जो मैग्नेटिक लाइन है N से S की तरफ निकलती है और मैग्नेट के अंदर S से N की तरफ जाती है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। देखिए वो क्या कहता है। चलिए देखिए ये कहता है कि व्हाट इंडिकेट द शेप ऑफ BH कर्व हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मटेरियल। तो भाई जो BH कर्व है वो क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है? तो BH कर्व आपने पढ़ रखा है, ये मैंने बता रखा है, ये BH कर्व होता है आपके पास, ये B और H के बीच में खींचा जाता है। सिंपल सी बात है भाई, B और H के बीच में खींचा जाता है आपके पास, इस पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाता है। बता रखा है, जिसने BH कर्व का लेक्चर देखा होगा डिटेल में, उसे सारी चीजें पता होगी, क्या कोर्सिव फोर्स है, क्या रिटेंटिविटी है, ठीक है, किस प्रकार से बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से SI आ रहा है, फिर ये सब चीजें क्या हो रही है बता रखा है आपके पास। क्या दर्शाता है? रिलक्टेंस ऑफ मटेरियल, फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या पुलिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई इसी के कारण हमें पता रहता है, ये बताता है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि आपका ये किस तरीके का मटेरियल होगा, पैरामैग्नेट होगा, डायमैग्नेट होगा, फेरोमैग्नेट होगा। इसी के कारण हमें पता चलता है कि आपके पास लॉसेस कितने होंगे, क्योंकि जिसका जितना जब बड़ा एरिया रहता है उसमें लॉसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली BH कर्व हमारा रिप्रेजेंट करता है कि मेरा मटेरियल किस प्रकार का है, यानी कि किसके रेफरेंस में, मैग्नेट के रेफरेंस में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताता है, कितना उसका कोर्सिव फोर्स है, क्या रिटेंटिविटी है, कौन सा सॉफ्ट मैग्नेट के लिए रेडी है, कौन सा आपके पास परमानेंट मैग्नेट के लिए रेडी है, ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के लिए रेडी है, मतलब किसके जरिए बनाया जा सकता है भाई। ओके, तो ये बताता है इस चीज को। और बाकी BH कर्व से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बाकी डिटेल लेक्चर्स में अवेलेबल है, वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे जिसने थ्योरी पढ़ी होगी। मैग्नेट से आमतौर पे जो क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल वाले ज्यादा आते हैं, बट कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है? तो भाई फेरोमैग्नेटिक, इनको बिल्कुल समझने के लिए ऐसे समझ लो आप, इनको समझने के लिए बिल्कुल ऐसे समझो आप, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, उनसे कंपैरिजन करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो आपके पास वो रहता है फेरोमैग्नेटिक, तो बिल्कुल लाइक कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें आराम से क्या पास होगा, फ्लक्स बहुत इजीली पास होगा, ठीक है। और जो हम पैरामैग्नेट करें, ठीक है, उसमें थोड़ा बीच के किस्म का आ गया कि होगा कुछ कंडीशंस में बहुत कम पास होगा। फिर आ जाता है आपके पास डायमैग्नेट, जिसमें बिल्कुल नहीं होते, जैसे लकड़ी वगैरह, ये वुडन, इनमें मैग्नेटिक इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो उसी के रेफरेंस पे चीज़ें बनी हुई है। तो इनमें से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आपके पास, वो रहता है आपके पास निकेल, ठीक है, निकिल हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है आपके पास, ये है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और मशीन के लिए आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही हम यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में हो, ठीक है, और जितनी भी आपके पास मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उनमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही यूज करते हैं भाई। क्लियर है भाई? तो पढ़ लेना, ये फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनके मटेरियल आता आता है आपके पास, ठीक है, कि डायमैग्नेट्स के लिए कौन सा है, पैरामैग्नेट्स के लिए आपके पास एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और डायमैग्नेट्स के लिए आपके पास वुड समझ लो आप, और भी हैं एक दो, बहुत सारे हैं मतलब ना, ठीक। चलिए अच्छा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार, तो भाई, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पहले तो मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। पहली चीज, अगर मैं राइट हैंड रूल की बात करूं, तो अगर मैं बता दूं राइट हैंड रूल, ये लगता है आपके पास जनरेटर में, किसमें, जनरेटर में। लेफ्ट हैंड रूल, ये लगता है आपके पास किसमें, मोटर में। अब ये सब बता रखे, ठीक है, ये आपने 9th 10th 12th वगैरह में पढ़ा होगा, फोर्स दैट ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अच्छा, है ना, मुझे तो सभी बताने हैं, खैर वो तो आपने देखते हैं किसमें। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड मेरा ये है, ठीक है, राइट हैंड रूल DC जनरेटर में लगता है। जनरेटर का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या है भाई आपके पास,
जनरेटर का केस करें तो जनरेटर के केस में हम प्राइम मूवर के जरिए कंडक्टर को घुमाते हैं। मोटर केस में इधर इलेक्ट्रिकल पावर लेते हैं और उसके जरिए मूवर को, जो भी लोड लगा उसको घुमाते हैं। लेकिन ये जनरेटर का केस है तो इसको हम घुमाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या बताता है आपके पास, राइट हैंड रूल ये बताता है आपके पास कि भाई जो मेरा राइट हैंड है इसको मैं इस तरीके से रखूं कि ये तीनों एक दूसरे के वर्टिकल रहे 90 डिग्री। और जब मैं इसको लगाता हूं तो सिंपल सी बात है, जो मेरे पास ये है फोर्थ फिंगर बोलते हैं, ये दिखाती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैं लिख दूं इसमें फोर्थ फिंगर, सभी चीज बता देता हूँ, ठीक है, राइट हैंड रूल में। और मिडिल ऐसी जगह लिखता हूं मैं, एक फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं राइट हैंड रूल की, ठीक है, राइट हैंड रूल में क्या दिखाती है, मेरे पास जो फोर्थ फिंगर है ये दिखा रही है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि किधर से किधर जाता है, इस वाले इसको रिप्रेजेंट करती है एन से एस को। तो जो मेरे पास फोर्थ फिंगर है ये दिखा रही है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और भाई जो मेरे पास ये है क्या बोलते हैं, थंब है। थंब इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इस वाले कंडक्टर पे किस तरफ फोर्स लग रहा है। किस तरफ फोर्स का मतलब है, यहां पे नहीं दिखेगा आपको, इस कंडक्टर पे देखो भाई, ये या तो इधर फोर्स लग रहा होगा नीचे, जब मेरी साइड को लग रहा होगा तो ये इधर को घूमेगा। इधर को घूमने का मतलब है इसे इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज, या इस पे फोर्स इधर को लग रहा होगा नीचे को, तो यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। दो ही फोर्स लगते हैं, ऐसे या नीचे को, तभी तो घूमेगा वो। तो थंब जो दिखाता है मेरे पास लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को, किसको, फोर्स को। अब फोर्स लग रहा है, ये फिलहाल स्टेशनरी मान लो, इसे बिल्कुल रुका हुआ है, ठीक है, तो ये तो फोर्स को दिखाएगा। जब फोर्स लगेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, किसमें, इन्हीं कंडक्टर में, इन कंडक्टर में। तो किस चीज को दिखाएगा आपके पास, वो दिखाएगा जो मिडिल फिंगर है, तो ये दिखाएगा इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ, ठीक है। कहीं कहीं पे इंड्यूस करंट लिखा है, कहीं कहीं पे इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि जब ईएमएफ बनेगा तभी करंट होगी। करंट का मतलब जो यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे आप, लोड कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, की डायरेक्शन को, ठीक है भाई। तो इनमें से क्या पूछा है इसने, अंगूठा पूछा है। तो मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखा सकता है, या मोशन ऑफ कंडक्टर का मतलब लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को दिखाता है आपके पास। क्लियर है भाई, इन चीजों को दिखाया। अब यही केस अगर मेरे पास मोटर में आ जाए, किसमें, मोटर में, किसमें, मोटर में, मैं यहाँ पे मोटर में कौन सा लगता है आपके पास, लेफ्ट हैंड रूल। मोटर केस में क्या होगा, मोटर के केस में आपको इधर से क्या दोगे भाई, इधर से दोगे आप सप्लाई। मोटर केस में पावर इधर से इधर ट्रांसफर होती है, डीसी सप्लाई दोगे देन वो चलेगा आपके पास। ये आपके पास मोटर केस में ये लोड हो जाएगा, है ना, इधर से डीसी दोगे, इसमें एक टॉर्क क्रिएट होगा, फोर्स बनेगा और वो घुमाएगा आपके पास। ये किस चीज को दिखाएगा, सेम देखो अब इस चीज में क्या क्या चेंज होता है। लेफ्ट हैंड रूल में, लेफ्ट हैंड रूल मेरा है, जो मेरे पास मिडिल फिंगर वो फोर्थ फिंगर है, ये तो सेम रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, क्लियर है। और ये भी करंट की डायरेक्शन को, जो मेरे पास मिडिल फिंगर है ये भी करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो इस पे लगने वाला फोर्स नीचे होगा। थंब क्या, फोर्स को ही दिखाएगा, यानी कि किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर को दिखाएगा। और ये इंड्यूस, ये क्या नाम है, इसकी वजह से जो करंट जा रही है, इस जो मिडिल फिंगर है, इंड्यूस करंट नहीं होगी, ये बस करंट इन कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, तो डायरेक्शन करंट की दिखा रहा है ये भी इसमें, लेकिन ये इंड्यूस करंट नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जो हमने बैटरी से करंट दी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बात करूं थंब, तो थंब दोनों ही केस में कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को दिखाता है, ठीक है। यहां पर जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है मोशन हो रहा है डीसी सप्लाई के कारण, यानी कि बैटरी कारण। और जो जनरेटर का केस था उसमें जब हम जिससे घुमा रहे हैं उससे कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, उसके कारण हो रहा है, ठीक है। ये वाली फिंगर की डायरेक्शन भी सेम दिखाती है। और ये बस जो जनरेटर केस में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी कि करंट पैदा होती है, डीसी के केस में वो, और लेफ्ट हैंड रूल में हम सप्लाई देते हैं, यानी कि करंट देते हैं, और जनरेटर केस में करंट को जनरेट करते हैं। तो कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके भाई बता देना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से।
और जिसको नहीं हुआ होगा बेटा वो बता देना कमेंट के जरिए। ठीक है, अब अगला सवाल पे आते हैं जरा। ठीक है, यह है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, तो हमें पता है कि दो मैग्नेटिक पोल है M1 और M2, इनके बीच लगने वाला फोर्स हमें पता है कि M1 अपॉन M2 डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लो, यानी कि जैसे जैसे मेरे पास दूरी बढ़ेगी उनके बीच लगने वाला फोर्स कम होगा। या आपने देखा ये दो मैग्नेट को अगर पास में लाओगे तो उनका फोर्स बढ़ता है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का, जितनी दूर ले जाओगे उनका फोर्स उतना ही कम होता है। लेकिन कितना कम होता है, डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो फोर्स आपका 4 गुना कम होगा। क्लियर है भाई? चलिए अच्छा, अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर भी एक क्वेश्चन आता है। इन्होंने क्या बोला है कि 12 ये सारे क्वेश्चंस भाई, सारे न्यूमेरिकल्स आपको ई बुक में मिलेंगे अवेलेबल, इससे ज्यादा ही, यहाँ पे क्वेश्चंस कम है बट बुक में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वहां से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये पूछा है इसने 12 हेनरी की दो इकाई के, यानी कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड। ठीक है, 12 हेनरी। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका बताना है। ठीक है, अब देखो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, बेसिकली मुझे पता है कि कोई एक कोइल है, इस कोइल का मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस वाले फील्ड को लिंक कर रहा है। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब आपस में साझेदारी, यानी कि जब एक कोइल का फ्लक्स दूसरे को लिंक कर रहा है उसे ही म्यूचुअल वो बोल देते हैं, और इसके कारण जो इंडक्टिव इफेक्ट चेंज होता है, ठीक है, उसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देते हैं। इंडक्टेंस सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, एन फाई अपॉन के आई, ये पढ़ रखा है ना। तो यानी कि अलग अलग फॉर्मूला है इंडक्टेंस के आपके पास। ठीक है, ये इंडू इज इक्वल टू माइनस के एल डी पाई बाई डी टी, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप इंडक्टेंस। तो यानी कि जहां पे रेट ऑफ चेंज फ्लक्स रहेगा, ठीक है, वहां पर इंडक्टेंस मेरा क्रिएट होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका म्यूचुअल का फॉर्मूला क्या है, एम इजकल टू के का मतलब 100% कपलिंग हो रही है L1 इंटू L2। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 है, इसने बोल दिया कि यहाँ पे यूनिटी कपल्ड है, यूनिटी कपल्ड का मतलब के इजकल टू 1 है, 1 इंटू 12 गुना 12, तो 12 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आएगा, 12 हेनरी, यानी कि 12 हेनरी इसमें क्या है आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्लियर है? चलिए भाई, अब देखो भाई ये क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इज यूज्ड एज ए कोर इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉपर, टिन, हार्ड आयरन, कौन सा, बताइए कौन बच्चा कमेंट देख के बताएगा। वो करते हैं भाई आपके पास सॉफ्ट आयरन, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या है, कभी मेरे पास एन बनेगा एस बनेगा, तो हम चाहते हैं कि जब एन से एस में शिफ्ट हो रहा है और एस से एन में शिफ्ट हो रहा है उसमें पावर लॉस कम से कम हो, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्ट आयरन यूज होगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं हम ताकि इजिली ट्रांसफॉर्मेशन हो सके एन से एस में और एस से एन में। क्लियर है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। ठीक है, मैग्नेटिक कोर लॉसेस अराइज ड्यू टू, जो मैग्नेटिक में कोर लॉसेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो एडी करंट के, हिस्टेरिसिस लॉस के, या मैग्नेटिक सैचुरेशन के, ऑल ऑफ दिस के। तो भाई ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब एडी करंट वगैरह ये हमने ट्रांसफॉर्मर वगैरह में वैसे इंडिविजुअली भी पढ़ा रखी है। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, इनको जो आपके पास कोर लॉसेज होते हैं उनको आयरन लॉसेज भी हम बोलते हैं भाई। ठीक है, तो कोर लॉसेज हो, आयरन लॉसेज हो, या कांस्टेंट लॉसेज हो, ठीक है, एक ही है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट है, डिटरमाइन द प्रोड्यूस एमएमएफ इन एम्पियर टर्न्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज एज 60 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट 0.05 एम्पियर।
ठीक है। इसने बोला कि भाई एक चुंबकीय परिपथ है और उसमें जो एमएमएफ है, ठीक है, और डिटरमाइन द प्रोड्यूस एमएमएफ पूछा है इसने, ठीक है, एमएमएफ इसने पूछा है, और मैग्नेटिक सर्किट में जो है आपके पास 60 टर्न है, आपके पास ना कितने हैं, 60 टर्न है, यानी कि एन दे दिया है, और करंट जा रही है आपके पास भाई 0.5 एम्पियर। तो एमएमएफ, जैसे मेरे पास ईएमएफ होता है तो वो क्या रहता है, एन इंटू आई रहता है, और 60 इंटू 0.5, 5 30, 80। इसकी यूनिट भी एम्पियर टर्न्स होती है, एमएमएफ की यूनिट एम्पियर टर्न्स होती है, ठीक है, ये आता है आपके पास। तो यानी कि इतने एम्पियर टर्न्स एमएमएफ अवेलेबल है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, देखिए क्या कहता है। देखो भाई पहले बता दूं मैं, ये सारे लेक्चर आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इनकी थ्योरी पढ़ लोगे। बिना थ्योरी के, बिना पढ़े तो कुछ नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट इस पे आ जाओगे कि एमसीक्यू कर लोगे, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन बिना थ्योरी लेक्चर के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहीं पे बता रखा है क्यों जुड़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, ठीक है। तो इसने बोला कि दो कोयल है आपके पास, सेल्फ उनके पास जो है आपके पास, यानी कि दो कोयल है आपके पास, ठीक है, L1 L2, सेल्फ जो है आपके पास, उनके पास वो है आपके पास इंडक्टेंस L1 L2 है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन M है, तो यानी कि इनके बीच का जो वो है वो M है, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट इंडक्टेंस कॉम्बिनेशन विल बी, तो मैक्सिमम किस केस में हो सकता है, ठीक है भाई, दो तरह के मैक्सिमम होते हैं, एक L1 प्लस L2 प्लस माइनस M होता है। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब मैं प्लस वाला कंसीडर करूंगा। मैक्सिमम का मतलब ये तब रहेगा जब ये क्या है, एडिटिव पोलरिटी रहेगी, एडिटिव पोलरिटी, यानी कि इसका फ्लक्स इसके फ्लक्स का अपोज नहीं करेगा, ऐड होगा, यानी कि इसमें जो है आपके पास फ्लक्स की जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसा फ्लक्स क्रिएट करेगी कि इसका फ्लक्स मान लो φ1 है और इसका φ2 है, तो इसका अपोज नहीं करेगा, ऐड करेगा इसको, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये प्लस वाला 2m आएगा, 2m, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही बनता है। माइनस वाला क्या रहता है आपके पास, सब्ट्रैक्टिव, यानी कि घटेगा, सब्ट्रैक्टिव वाले केस में। सब्ट्रैक्टिव का मतलब है जब इन दोनों का फ्लक्स इस तरीके से होगा, या इन दोनों का इंडक्टेंस ऐसा रहेगा कि एक दूसरे का अपोज करे। क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। अब इस पे आते हैं कि एक सर्किट में 2 हेनरी का इंडक्टेंस है, ठीक है, और इफ द करंट चेंज 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है, तो देन सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस क्या रहता है आपके पास भाई, ठीक है, एल डी आई बाय, क्या बोला इसने, चेंज करंट डी टी, ठीक है। एल की वैल्यू दे रखी है 2, और रेट ऑफ चेंज, करंट चेंज है आपके पास 10, ठीक है, डी आई बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ, तो यानी कि सिंपल सी बात है 20 वोल्ट, यानी कि इस वाले के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितना रहेगा, 20 वोल्ट रहेगा। क्लियर है भाई, ये छोटे छोटे सवाल आते हैं आपके पास, ठीक है, बाकी बड़े भी हैं, है ना, पहले तो आसानी कर लेते हैं, फिर टफ वाले भी कर लें, टफ वाले बुक में भी हैं, ठीक है सब इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित ना, ठीक है। एक 2 सेंटीमीटर लंबी कोयल है आपके पास, 10 टर्न है उसमें, यानी कि इसने एल दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और टर्न यानी कि एन दे दिया है, करंट इतने मिली एम्पियर है, यानी कि इसने आई दे दिया है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स बताइए, तो किससे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, ये होता है आपके पास एन आई अपॉन के एल से। एन कितना है आपके पास भाई, कहाँ पर है आपके पास, एन 10 इंटू 750, ठीक है, और ये हो गया आपके पास कितना, 2, तो सब पता चल रहा है मेरे को, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपके पास, इससे काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 375, 375, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भूल गया, एक सेकंड, ये 2 सेंटीमीटर था,
तो इंटू 10 की पावर -2 कर दो, और ये मिली एम्पियर था तो एम्पियर में करो, तो 10 की पावर -3 करो। ठीक है भाई, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +2, और ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है पूरे से, तो 275 एम्पियर टन पर मीटर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? इसको 2 सेंटीमीटर को हमने किसमें, मीटर में बदल दिया है। ओके, और ये मिली एम्पियर था तो इसको एम्पियर में बदल दिया है। क्लियर है? तो ये तो चीजें करनी पड़ेगी आपको, बेसिक यूनिट्स में उनको लाना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 375 एम्पियर टन। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं अब आपके पास अगले क्वेश्चंस पे। देखो भाई, ये सारे क्वेश्चंस भाई बुक में अवेलेबल मिल जाएंगे हम आप, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हो, फुल कोर्स के ई बुक भी आपके पास अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है। अपने आप को टेस्ट चेक करने के लिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके सिलेबस के आधार पे ही बना रखा है, ठीक है। कोई, चलिए अच्छा, इसने पूछा है कि विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसने पूछा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा फैक्टर पोलरिटी को इफेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, हमने देख रखा है कि जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन बदलते हो, ठीक है, मान लो मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें करंट किस वाली डायरेक्शन में, मान लो एन इधर है और एस इधर है। अगर आप इसकी डायरेक्शन बदल दोगे, यानी कि ये कर दोगे, तो एस इधर हो जाएगा और एन इधर, यानी कि करंट की अगर डायरेक्शन बदल दोगे, तो करंट की डायरेक्शन बदलने से क्यों बदलते हैं, कैसे होता है, वो सब हमने मैग्नेटिक उसमें बता रखा है कि करंट की डायरेक्शन बदलने से क्या होता है, ठीक है, बता रखा है यहाँ पे केस कैसा रहेगा, और यहाँ पे केस कैसा रहेगा, कैसे फ्लक्स ऐड होगा, कैसे सब चीजें बनेंगी, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो सब बता रखा थ्योरी लेक्चर्स में कि किस प्रकार से फ्लक्स ऐड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, कैसे वो सब्ट्रैक्ट होगा। परमियंस की इकाई क्या है। अब परमियंस बिल्कुल ऐसे है, देखो पहले देखते हैं। तो जैसे हमारे पास जैसे मेरे पास कंडक्टेंस था, ऐसे मेरे पास यहाँ पे परमियंस है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास कंडक्टेंस होता है कि कितनी अच्छी करंट पास होगी, परमियंस कितना अच्छा आपके पास क्या बोलते हैं वो पास होगा, फ्लक्स, ठीक है। और ये किसका उल्टा होता है, रिलक्टेंस का उल्टा होता है, किसका, रिलक्टेंस का, ठीक है। तो परमियंस की अगर मैं बात करूं, तो रिलक्टेंस इक्वल टू, देखो हमने क्या पढ़ रखा भाई, सिंपल सी बात है, एम एम एफ, ठीक है। और मैं कुछ फैक्टर बता दे रहा हूं, एक काम करता हूं मैं, ठीक है। जैसे मेरे पास फ्लक्स रहता है, फ्लक्स इक्वल टू रहता है एम एम एफ एफ अपॉन के रिलक्टेंस। कुछ जगह इसको एस से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में आर भी है। तो कुछ क्वेश्चन में, अगर मैं अपनी बुक की बात करूँ, तो कुछ जगह एस है और एक दो क्वेश्चन में आर भी है, ठीक है। तो अगर रिलक्टेंस आर लिखा हो तो उसे आर ही समझ जाओगे, खैर वैसे आप ना, ठीक है। तो चलिए, तो यहां से अगर मैं एम एम एफ निकालता हूं, तो भाई ये रहता है आपके पास, मैं यहीं से बता दूं, ये रहता है करंट की तरह, किसकी, करंट की तरह, क्योंकि पास ही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपैरिजन करें तो। रिलक्टेंस रहता है आपके पास रेजिस्टेंस की तरह, किसकी, रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि ये अपोज करता है। रिलक्टेंस क्या है, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने का अपोज करे, फ्लक्स के पास होने का अपोज करे, रिलक्टेंस। ये एमएमएफ लाइक ए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये अब इसकी यूनिट क्या होगी मेरे पास, अगर मैं रिलक्टेंस की यूनिट निकालता हूं, किसकी, रिलक्टेंस की यूनिट एमएमएफ अपॉन के फ्लक्स, इसकी यूनिट क्या होगी भाई आपके पास, एमएमएफ की थी एटी और अपॉन के फ्लक्स की वेबर। तो मैंने बताया कि जो परमियंस है ये क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। 1 रिलक्टेंस कर दो आप, तो इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, वेबर एम्पियर टन। तो देख लो वेबर एम्पियर टन, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 3-4 चीजें आपको पता चल गई, एमएमएफ की फ्लक्स की यूनिट आपके पास पता है, वेबर रहती है, ठीक है। सब चीजें आपको बता रखी हैं भाई, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। ये वाली यूनिट मैंने जान पूछ के डाली, बहुत ज्यादा आती है भाई, फ्लक्स डेंसिटी की,
बहुत क्वेश्चंस में आती है, बहुत ज़्यादा आती है, और बहुत बार मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर यूनिट पूछी जाती है तो फ्लक्स डेंसिटी की पूछी जाती है। फ्लक्स डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम बी से, और फाई अपॉन के ए फॉर्मूला रहता है। ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना रहता है, इसकी यूनिट होती है वेबर, और इसकी यूनिट होती है आपके पास मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, या और अगर ये नहीं है तो आपके पास इसको टेस्ला भी बोलते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई पूछता है वो, या ये दोनों भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं तो ये। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है नहीं, वेबर पर मीटर तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो दैट मीन्स टेस्ला होगी। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। ठीक है, वो देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए मैं इसे करता ही नहीं शायद। चलो अच्छा, अब देखो इसमें पूछा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम विच फॉलोइंग सब्सटेंस। कि परमानेंट मैग्नेट इनमें से कौन से सब्सटेंस के जरिए नहीं बना सकते हैं? हार्ड स्टील, सॉफ्ट आयरन, निकिल, या स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो स्टील जहां पर है, निकिल है, इन सब को हम मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, और हार्ड मैग्नेट। लेकिन जो सॉफ्ट है ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट नहीं, ये हम टेम्परेरी मैग्नेट के लिए यूज करते हैं। मैंने अभी बताया भी था, एक क्वेश्चन पहले भी था इसके जैसा, कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लॉसेस कम से कम हो, इजिली कम फोर्सेस की जरूरत पड़े, कम कोर्सिव फोर्सेस की जरूरत पड़े। ठीक है, अब देखो इन्होंने जैसे पूछा है ये, इसमें पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, और तो इसमें पूछा है कि पैरामैग्नेट इनमें से कौन सा है आपके पास, तो वह है आपके पास एयर। ठीक है, मैं बता दूं भाई, इनसे पैरामैग्नेट आपको बता दिया मैंने, डायमैग्नेट भी बता दिया, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। इनकी कभी कभी रिलेटिव परमेबिलिटी पूछ लेता है। रिलेटिव परमेबिलिटी जो रहती है आपके पास, म्यू आर से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू आर से। ये इस चीज को बताती है कि आपके पास एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे उसमें आपके पास कितना फ्लक्स पास होगा। मान लो सिंपल सी बात है, मेरे पास ये कोयल है ना, और इसमें मेरे पास फ्लक्स जो लिंक हो रहा है मान लो 5 वेबर हो रहा है इससे ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई कोर डाल दूं तो अब फ्लक्स मेरा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि एयर की जो रिलक्टेंस है वो अधिक रहता है, और बीच में ये क्या आ गया, कोर आ गई, तो इसका रिलक्टेंस कम रहता है, तो ये अधिक पास को, अधिक फ्लक्स को दूसरी साइड ले जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, दो कोयल को आपस में मिला सकते हैं, उससे भी इंडक्शन हो सकता है, लेकिन हम क्या यूज करते हैं वहां पे, कोर का यूज करते हैं, ताकि उसका रिलक्टेंस कम रहे और मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अच्छे से अच्छा ज़्यादा पास जा सके, सेकेंडरी में ट्रांसफर हो सके। क्लियर है? ठीक है, तो वो रहता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है आपके पास, डायमैग्नेट की लेस देन एक से क्या बोलते हैं, एक से कम रहती है, और इसकी एक से थोड़ी ज़्यादा रहती है, और इसकी एक से बहुत ज़्यादा रहती है फेरोमैग्नेटिक की। ये भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, या वो दे देगा कि किसी की फेरोमैग्नेटिक, किसी की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या नाम है, 1000 है, 2000 है, तो किस तरह का मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक में इसकी 1 से 10 के बीच में रहती है लगभग, एक से थोड़ी सी ज़्यादा, उसकी एक से कम, और इसकी एक से बहुत ज़्यादा, हज़ारों में पहुंच जाती है भाई। ये भी सवाल आता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। ये देखिए, क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहीं से, इसी में से। ए मैग्नेटिक फ्लक्स 6 वेबर टन सेटअप इन ए कोयल। ठीक है, वेबर दे दिया यानी कि, और टन भी दे दिया इसने। ठीक है, वैन ए 3 एम्पियर क्या बोलते हैं, वेबर फ्लक्स का दे दिया, एन फाई दे दिया यानी कि उसने, है ना, और यानी कि दे दिया इसने एन फाई इजकल टू 6 वेबर टन। ठीक है, और वैन ए करंट 3 एम्पियर, आई 3 एम्पियर है, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ कोयल। तो एक कोयल है जिसमें भाई जो आपके पास, वो है आपके पास जो उसका फ्लक्स है 6 वेबर टर्न है आपके पास, N5। ठीक है, और जो लिंक फ्लक्स है
तो इसने इंडक्टेंस पूछा है, L इजकल टू क्या पढ़ रखा हमने, एन फाई अपॉन के आई। ठीक है, एन फाई 6 और बटे 3, तो 2 हेनरी आ जाएगा। सिंपल सा है, 2 हेनरी। क्लियर है? तो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं फॉर्मूले से थ्योरी भी क्लियर हो जाती है अगर फॉर्मूले याद है तो आप, है ना। चलिए भाई, अगले सवाल पे आ जाते हैं अब आपके पास। वो देखिए क्या कह रहा है कि जो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस, क्या बोलते हैं, लेंज लॉ और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, या दोनों, तो दोनों से की जा सकती है। याद रखना, ये रहता है मेरे पास स्टैटिक में, ठीक है, जहां पे स्टैटिक डिवाइस, और ये रहता है आपके पास डायनामिक। डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, इसमें डायनामिक इंड्यूस ईएमएफ, इसमें स्टैटिक ईएमएफ की डायरेक्शन। ये ट्रांसफॉर्म एग्जांपल केस में ट्रांसफॉर्मर, और ये आपके पास ऑल्टरनेटर। ठीक है, तो दोनों से पता की जा सकती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। एक जगह आपके पास क्या बोलते हैं, इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड, ये जनरेटर में लगता है आपके पास। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। ये देखिए भाई क्या कहता है, इसने बोला है कि दो पैरेलल में जो करंट है कैरिंग, इफ द करंट इज अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन देखिए आप, मान लो एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 2 है, एक में डायरेक्शन ये है, दूसरे में करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स रहेगा, ठीक है, जो लगने वाला फोर्स रहेगा वो पूछा है इन्होंने किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, तो रहेगा आपके पास, अगर डायरेक्शन अलग है तो डायरेक्शन अलग है तो रिपल्सिव रहेगा, अगर डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, ये क्या रहेगा, रिपल्सिव। अगर डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, तो फोर्स क्या रहेगा, अट्रैक्टिव। बता रखा है क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो इसका फ्लक्स इस तरीके से लिंक होगा कि ये फ्लक्स आपस में जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो फ्लक्स रहेगा वो एक दूसरे को जोड़ेगा नहीं, कैंसिल आउट करेगा, तो इसलिए ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव रहता है, बेसिकली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव रहता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, अच्छा, अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसने बोला है, ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, इसने बोला है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर करंट इनटू द पेज। इसने पूछा है कि भाई करंट मतलब कि पेज की तरफ जा रही, पेज, इसे पेज मान लो, जाने का मतलब होता है ये, हम बताते हैं, और आने का मतलब होता है ये। इसका मतलब है करंट आपकी तरफ आ रही है, और इसका मतलब है करंट जा रही है। इसे क्रॉस नोटेशन और डॉट नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप, काफी बुक में ये इसको इस प्रकार से भी दिखाया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है कि करंट जा रही है और आ रही है। इसको ऐसे याद रख सकते हो जाने आने का, कि ये एक्स है जो कि ट्रेन के सबसे लास्ट वाले डब्बे में रहता है, और लास्ट वाले डब्बे का मतलब है पीछे का, इसके बाद कोई डब्बा नहीं। तो ये तभी लगता है जब ट्रेन तुमसे दूर जा रही हो, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब जाने का मतलब, अब अगर जा रही है करंट तो दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन हो गई आपकी अंदर। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये मेरे पास पेन है, ये थंब जो है मेरे पास करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, तो जो मेरे पास फिंगर है, ये फिंगर इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। ओके, तो आइए हम इसको लेते हैं। तो करंट अगर अंदर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये हो गई, यानी कि ये, यानी कि ये। ठीक है, इस प्रकार से होगी, तो ये डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसको देखो आप, ये करंट की डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है, तो फिंगर इधर, यानी कि डायरेक्शन मेरी इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड। तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर जा रही है तो इसने इनटू द पेज, यानी कि पेज के अंदर जा रही है, यानी कि आपसे दूर जा रही है, तो यानी कि कौन सी होगी आपके पास, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? इसी प्रिंसिपल पे हमारे पास एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, फ्लक्स का सब कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। इसने पूछा फोर्स इज जीरो व्हेन करंट, धारा। ठीक है, तो कोई भी जब मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
तो अगर इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखता हूँ, मान लो कंडक्टर मैंने इसके पैरेलल में रख दिया, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है ये रहता है BIL साइन थीटा। यानी कि कितना एंगल बनाना है, जीरो पे तो बिल्कुल पूरा ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्लक्स इसको लिंक नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को मैं ऐसे रख दूं और इसमें करंट आई जा रही हो, तो मैक्सिमम फ्लक्स इसको कट कर रहा है, ठीक है। और 90 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास 1 होती है, तो उस दौरान मैक्सिमम फ्लक्स रहेगा। तो जब ये तो इसके पैरेलल में हो गया ना, देखो ये पैरेलल में हो गया। अगर फ्लक्स के बिल्कुल वर्टिकल रहता है या पूरा फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है, कट कर रहा है, देन फोर्स मेरा मैक्सिमम रहता है। तो यानी कि कंडक्टर ये पैरेलल के समांतर, इसमें फोर्स आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोई भी कंडक्टर आप अगर इसके पैरेलल में रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें जो आपके पास लगने वाला फोर्स होगा वो बिल्कुल जीरो होगा, ठीक है। तो देखो इसने बोला है आपके पास एक मैग्नेटिक सर्किट है, कैरी ए फ्लक्स फाई आई, ठीक है, इन आयरन पार्ट। यानी कि एक मैग्नेटिक सर्किट में एक आयरन पार्ट है एंड ए फ्लक्स फाई जी इन एयर गैप, ठीक है। जो फ्लक्स है आपके पास एयर गैप में है आपके पास आई जी, देन द लीकेज कोफिशिएंट, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास ये कोई आयरन का पार्ट है और ये थोड़ा सा बीच में एयर गैप है, ठीक है। ये क्या है, आयरन है, और ये भी क्या है, आयरन है, ओके। और ये बीच में एयर गैप है। तो इसने पूछा है कि जो आपके पास लीकेज कोफिशिएंट है, तो इसमें तो है आपके पास फाई आई पाया गया और इसमें फाई जी पाया गया। तो लीकेज कोफिशिएंट मुझे पता है एयर गैप में कम पाया जाएगा भाई, इतना पता है, ठीक है। तो जो लीकेज कोफिशिएंट रहता है वो रहता है आपके पास फाई आई अपॉन के फाई जी। सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू ज्यादा रहती है, इसकी वैल्यू कम रहती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 से अधिक ही आती है, ठीक है। तो कोफिशिएंट रह जाएगा आपके फाई आई अपॉन के फाई जी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास, वो देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। बाकी भाई डिटेल थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है मैग्नेटिक सर्किट में, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, और मैग्नेटिक सर्किट तीनों एक ही उसमें करा रखे हैं आपको। इसने बोला BH कर्व जो रहता है भाई आपके पास, BH कर्व जो रहता है B और H, ये आपके पास स्ट्रेंथ और फ्लक्स डेंसिटी के बीच में खींचा जाता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो लाइन पास होती है वो किसके लिए होती है, वो रहती है आपके पास एयर के लिए, ठीक है, क्योंकि एयर में सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी भी इसकी क्या रहती है आपके पास, 1 रहती है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसने पूछा है कि फिगर दे रखा है भाई, देखो इसने फिगर दिया है इसने कि इन अ फिगर पॉइंट रिप्रेजेंट द सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन बताइए कहाँ पर है इसमें, ठीक है। पॉइंट बी पर है, पॉइंट सी पर है, पॉइंट ए पर है, पॉइंट ई पर है। तो भाई सैचुरेशन पॉइंट कहाँ है आपके पास, ये यहाँ से चला, ये यहाँ पे सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद देखो H इजकल टू हमने पढ़ रखा NI अपॉन के L। L आपका मैग्नेटिक पाथ रहता है, नंबर ऑफ टर्न, और ये करंट। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न भी किसी कोयल में फिक्स रहते हैं और मैग्नेटिक पाथ भी आपका फिक्स रहता है। तो बेसिकली देखा जाए तो N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर I हो जाता है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाते हो, तो हमने पढ़ रखा है कि करंट के बढ़ने पर क्या बढ़ता है आपके पास, फ्लक्स भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन फ्लक्स भी एक लेवल तक बढ़ता है। आप यानी कि यहाँ पे करंट तो बढ़ाते जा रहे हो, बट यहाँ पर आपके पास इसके बाद अगर जाएंगे तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ओके। तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। यानी कि आप करंट तो बढ़ा रहे हो, बट इसकी फ्लक्स डेंसिटी पर एरिया कांस्टेंट रह गया, तो यहाँ पे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या है आपके पास, करंट और फ्लक्स के बीच में है, डायरेक्टली देखा जाए तो। क्लियर है। तो यानी कि आपके पास करंट तो बढ़ रहा है बट फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इसी पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, की सैचुरेट हो चुका है, भले आप करंट बढ़ाते जाए, बट मैग्नेटिक फील्ड पर या फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो कहां पर है, ये था आपके पास, क्या था, ए पॉइंट। तो ये पॉइंट है सी में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास, वो देखिए क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं ये क्या कहता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है भाई आपके पास, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव परमेबिलिटी
की यूनिट क्या होती है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है बेसिकली, ठीक है, म्यू मटेरियल अपॉन के म्यू एयर, ये रहती है आपके पास। तो बेसिकली एयर के रेस्पेक्ट में जैसे आयरन की भाई आपके पास रिलेटिव परमेबिलिटी 5000 होती है, यानी कि एयर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओ सॉरी आयरन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 5000 गुना ज्यादा फ्लक्स जाएगा उसके अंदर से, ठीक है, कंपेयर टू एयर के। यानी कि अगर मैं भाई आपके पास बीच में एयर रखूं और एक तरफ आयरन रखूं, दो कोयल के बीच में एक तो आयरन रख दूं एक एयर रख दूं, तो आयरन से ज्यादा फ्लक्स पास होगा। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसी चीज को बताती है। तो बेसिकली क्या रहता है आपके पास, नंबर में होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर परमेबिलिटी की पूछता है तो परमेबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर होती है, ये याद रखना। सिर्फ अगर परमेबिलिटी की पूछता है वो, ठीक है भाई, अगर वो परमेबिलिटी की पूछता है तो इसकी यूनिट तो होती है आपके पास हेनरी पर मीटर, इसमें तो खैर दे भी नहीं रखा वो। लेकिन अगर रिलेटिव की पूछता है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इसमें तो या तो नन ऑफ दिस होता है, लेकिन नंबर तो होता है कि भाई मेरे पास 5000 गुना ज्यादा बड़ा है, दुगना है, तिगना है, चार गुना है, तो नंबर में रिप्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी। डी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में अवेलेबल है भाई, जितने भी क्वेश्चन हैं, और लगभग 300, कल मैंने 250 बोल रहे थे, 50 क्वेश्चन और ऐड किए मैंने अच्छे अच्छे उसमें, ठीक है। तो लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा आएगा उनको करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास ये देखते हैं कि ये कौन सी आकृति में क्या है आपके पास, कोर्सिव फोर्स को दर्शाता है। अब देखो कोर्सिव फोर्स क्या होता है बेसिकली, ये थोड़ा सा बड़ा ग्राफ दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये थोड़ा छोटा था, ठीक है। कोर्सिव फोर्स इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये भी कोर्सिव फोर्स है और ये भी कोर्सिव फोर्स है, ओ से सी तक, ठीक है। कोर्सिव फोर्स का काम है कि आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कोर्सिव फोर्स में, चलो सी करते हैं, देख तो यहाँ भी जाएगा, है ना। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये कोर्सिव फोर्स है, 0 से यहाँ तक 3 तक, और 0 से 6 तक भी कोर्सिव फोर्स है। इस वाले कोर्सिव फोर्स को हम नेगेटिव कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, इसको पॉजिटिव, ठीक है। कोर्सिव फोर्स का काम है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, H है और ये B है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका पास, B 0 रहता है, बट H 0 नहीं है, H में करंट है आपके पास, करंट तो आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि किसी मैग्नेटिक सर्किट में, अब देखो इसमें क्या रहता है आपके पास, मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि इसका काम क्या है। ये मेरे पास कोई कोयल है भाई, ठीक है, और इससे कोई करंट मेरे पास जा रही है, आई जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लो इधर N बना है और इधर S बना है, इधर N बना है, इधर S बना है। अब क्या करूंगा मैं, अभी करंट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है। अगर मैं इसको करंट को 0 कर दूं तो क्या इसमें मैग्नेट रहेगा, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट, ठीक है। और यही काम होता है हमारे पास डीसी मशीन्स में भी, ठीक है। रेजिडुअल मैग्नेट्स का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने करंट 0 है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0 है, इस वाले पॉइंट पर आई इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है कुछ ना कुछ मैग्नेट इसमें अवेलेबल है, तो इसी को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेट्स। तो अब क्या करते हैं हम, अब इस मैग्नेट में रेजिडुअल कुछ मैग्नेटिज बचा है, कुछ फ्लक्स बचा है, उस फ्लक्स को अगर मेरे को 0 करना है तो मुझे इसकी करंट उल्टी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, उल्टी। अब जब मैं करंट उल्टी करूंगा तो सिंपल सी बात है, करंट उल्टी करने का मतलब मेरे को उल्टी दिशा में करंट फ्लो करानी पड़ेगी, दैट मीन्स तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका मैग्नेटिज्म बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो वही कहलाता है मेरे पास कोर्सिव फोर्स। यानी कि कोर्सिव फोर्स बेसिकली क्या है आपके पास, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसे 0 करने के लिए यूज करते हैं। जिस फोर्स पर आपका रेजिडुअल मैग्नेट आपका 0 हो जाता है उसे बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। क्लियर है। तो अगर इस साइड है तो नेगेटिव रहेगा, इस साइड है तो पॉजिटिव। बिंदु 3 पर भी कोर्सिव फोर्स है, बिंदु 6 पे भी कोर्सिव फोर्स है, 3 इसमें ऑप्शन नहीं है तो बचता है 6, तो यानी कि 6 वाला राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास ये सारे भाई विद सॉल्यूशन है, बुक में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जितने भी यहाँ पर हो रहे हैं, और सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है, विद सॉल्यूशन।
लैंग्वेज भी यही है आपके पास, हिंदी इंग्लिश मिक्स है आपके पास, ठीक है। तो चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, इन इज स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, तो ये मैंने कल ही बताया था आपको। जो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ रहता है वो ट्रांसफार्मर में रहता है, और जो डायनामिक रहता है वो आपके पास ऑल्टरनेटर या जनरेटर में रहता है। ये स्टैटिक की बात कर रहा है। स्टैटिक का मतलब जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि जिसमें फ्लक्स हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, आई मीन कोई मूविंग पार्ट नहीं है। क्लियर है? फ्लक्स तो मूव करता है इसमें भी, ठीक है, एसी होती है ना वो, तो फ्लक्चुएट करता है वो, लेकिन कोई भी इसमें क्या है, रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैंने बता दिया। अगर वो पूछता है जनरेटर या अल्टरनेटर में, उसमें डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है, और जो आपका ट्रांसफार्मर में उसमें स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है। क्लियर है? चलिए, कमेंट नहीं कर रहे आज आप लोग। इंडक्टेंस अपोज इन करंट इन सर्किट। अब देखो भाई, इंडक्टेंस सर्किट में धारा में का विरोध करता है, तो इंडक्टेंस का काम बताना आपको कि वो क्या करता है। रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, ये याद ना, रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, करंट को कम करता है। लेकिन ये क्या है आपके पास, करंट में बदलाव का अपोज करता है। ये चीज याद रखना इंडक्टेंस की। बदलाव का सेंस मतलब है भाई, करंट आपके पास क्या है, ये है। अब मान लो यहां से एकदम पे ये मान लो 0.01 सेकंड पे इतनी हो जा रही है करंट ना, तो एकदम से उस तक जाने नहीं देता है, मतलब कि उसके चेंज होने का, चाहे वो चेंज होने का मतलब चाहे पॉजिटिव वे में हो और चाहे वो नेगेटिव वे में हो, तो तेजी से बढ़ने नहीं देता है, ठीक है, तेजी से बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टेंस बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हमने पढ़ रखा है, जिसका इंड्यूस ईएमएफ रहता है माइनस के एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्लियर है? सॉरी, जैसे कोई कोइल है, ये कोइल है, इसके अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ रहता है माइनस के एन डी फाइव बाई, तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस साइन जो उसके जिसके कारण ये वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है, उसी का अपोज करता है। क्लियर है? तो इसलिए क्या करता है, ये डिक्रीज चेंज में क्या बोलते हैं इसके, इसमें जो करंट का चेंज होगा, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, उसका अपोज करता है। जबकि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, ये करंट में बदलाव का अपोज करता है। इस चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए ये क्या कहता है, देखिए भाई क्या कह रहा है, कौन बच्चा देखेगा बताएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। रोज क्लास हो रही है यार, हैं फिर ऐसे ही तो क्लास बंद हो जाती है, लाइव तुम लोग आते नहीं हो। ओके, चलो, अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब दो। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कोइल इज इंक्रीज द इंडक्टेंस। तो भाई सिंपल सी बात, इंडक्टेंस अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा, तो साफ पता चल रहा है, ये भी पढ़ रखा आपने, अलग अलग फॉर्मूले हैं, एन पाई बाय, ठीक है, और एक जो हमारे पास स्क्वायर वाले टर्म्स में रहता है म्यू जीरो ए अपॉन के एल, इससे भी निकालते हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग यूज होते हैं। तो दोनों ही केस में, इसमें तो खैर स्क्वायर वो है ही नहीं, खैर इसमें बोल रखा है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मेरे पास इंडक्टेंस बढ़ेगा, फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, तो इसमें भी क्या होगा, बढ़ाई जाएगी तो इंडक्टेंस मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास न्यूमेरिकल्स, इस पे भी आ जाता है भाई। चलिए, अच्छा, मैग्नेट की क्लास में आपने सेम पोल अट्रैक्ट और डिफरेंट पोल, मैग्नेटिक क्लास में सेम पोल अट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट पोल रिपल बता दिया। देखो बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, क्या कंफ्यूजन होगा। सेम पोल तो रिपल करते हैं, ये तो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा है, ठीक है। अगर गलती से निकला होगा तो बात दूसरी है, ठीक है। अगर ये एन है और ये ऐसे, सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन का इनका फोर्स लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, किसका, अट्रैक्शन का, ठीक है। और अगर सॉरी अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन का, और अगर सेम पोल है तो
सेम पोल है तो ऐसे ऐसे तो रिपल्सन का लगेगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, ये तो सत्य है बिल्कुल। ठीक है, अगर बोला गया होगा किसी में आपने सुन लिया होगा तो समझो वो गलत बोला गया है, गलती से निकला होगा। लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको। मैंने बताया था कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, I1 और I2, ये याद रखना, I1 और I2 अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो यानी कि इनके बीच फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा। क्या लगेगा? अट्रैक्शन का, कल ही बताया था। ठीक है, कभी आपने सेम करंट को सेम पोल ना सुन लिया हो, बस ये गड़बड़ ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ कभी कभी। हाँ, अगर पोल अपोजिट रहेंगे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, इसमें सॉरी I1 है और इसमें आपके पास I2 है, तो इसमें इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा रिपल्सन। तो अगर करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये उल्टा काम करता है, और पोल के हिसाब से देखें तो ये इसी तरीके से काम करता है। तो अगर कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। ओके, चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फिर भी हो जाता है यार गड़बड़ मेरे से, तो कैलकुलेशन में भी 2 दूनी 4 की जगह 8 लिखे जाता है, ऐसे बहुत सारी मिस्टेक होती है ना, पता नहीं, और सुधरी नहीं है अब तक, खामियाजे बहुत बड़े बड़े भुगते मैंने इसके। चलिए खैर, अच्छा अब है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कोइल इज। इसमें देखो भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है जब कोई इंडक्टेंस दूसरे से लिंक कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जो फ्लक्स है, इसके कारण इसमें करंट I1 फ्लो, और इसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है और ये इसको लिंक कर रहा है, तो ये फ्लक्स फाई 1 2 है, 1 और 2 के बीच में। तो इसने म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। ठीक है, तो मुझे इंडक्टेंस का पता है N फाई बाई आई रहता है, तो यहाँ पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, क्या क्या दे रखा है इसने, देखो ये है फाई और आपके पास N फाई, ये रहता है ना N फाई, तो यहाँ पे N2 कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, इसमें लिंक कर रहा है, और फाई 1 2 और अपॉन के I1, इससे निकाल दो। तो कितना है आपके पास, फाई N2 है आपके पास 20, और ये है भाई आपके पास 2, और I1 है 20, तो ये आ गया आपके पास 2 हेनरी। तो यानी कि इसका जो इंडक्टेंस होगा आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 हेनरी रहेगा। क्लियर भाई बच्चों? हाँ, D 2H, गुड कर रखा है तो अच्छा है भाई आपने। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके पास देखिए, इससे 3 4 सवाल बनते हैं, लेकिन मैंने एक ही किया, लेकिन 3 4 हम इस पे डिस्कस करेंगे, 3 4 सवाल का डिस्कशन करेंगे भाई। चलो, कौन है ये, चलिए भाई बताओ, कौन बच्चा देख रहा है, कोई बताएगा तो। इसमें बच्चा आकृति में कुल प्रेरक, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यानी कि टोटल इंडक्टेंस। सबसे पहले देखना है कि मेरे पास किस तरह की नोटेशन है, एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है। तो मुझे पता करंट, देखो इससे करंट एंटर हो रही है, इसमें भी करंट एंटर हो रही है, तो यानी कि करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो यानी कि क्या होगी, ऐड करने वाली। और टोटल ऐड का रहता है L1 प्लस L2 प्लस के 2M। ठीक है, तो L1 भी दे रखा है 9, प्लस के 4 और प्लस के 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपके पास भाई 3, 9 4 13 और 6 19 हेनरी, अगर LT की बात करता है। कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है L1। अगर मैं L1 की बात करूं तो सिंपल सी बात है, L1 प्लस के M हो जाएगा, तो 9 प्लस के 3 इजकल टू 12 हो जाएगा। अगर L2 पूछता है आपसे, ठीक है, तो L2 भी L2 प्लस के M हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस के 3 इजकल टू 7 हेनरी। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास। ठीक है सर, -2, बेटा ये एडिटिव है इसमें ना। अगर ये डॉट नोटेशन यहाँ पे होता, ये याद रखना, अगर ये यहाँ पे होता तो देन मुझे पता है, देन ये आपके पास माइनस लेते आप। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया, मुझे पता आपने बुक से किया होगा ये। ठीक है, अगर ये नोटेशन आपके पास, मैं बता दूं ना, अगर ये इस प्रकार से रहता क्वेश्चंस, मैं बता देता
ठीक है, और ये यहाँ रहता है। इसका मतलब ही होता है मेरे पास प्लस साइन नेगेटिव साइन, फिर ये यहाँ पे प्लस और नेगेटिव, तो देन ये पोलरिटी वो अपोजिट वाली हो जाती है ना आपके पास, सेम वाली ना रहती है आपके पास। तो देन ये हो रहता है आपके पास सब्ट्रैक्टिव वाला, देन इसका L1 प्लस L2 और माइनस के 2m होना था। देन आपके पास L1 प्लस L2 7 4 11 कितना हो जाएगा 13 में से 6 गए 7 आ जाना था, ये 7 हेनरी। तो आप भी कोई गलत नहीं जा रहे हो, बस पोलरिटी का ध्यान रखना है आपको। क्लियर है भाई? आप तो कंफ्यूज मत हो ना, मैंने बता दिया माइनस कब लेना है। इन 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 बिंदुओं का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। हालांकि जे लेवल पे थोड़ा कम आते हैं, ए लेवल पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है वाइंडिंग वगैरह में ना, जब ट्रांसफार्मर की ओर पढ़ते हो। चलिए भाई, ठीक है। तो इसी सवाल में 4-5 सवाल आपके पास हो गए, वो L1 भी पूछ सकता है, L2 पूछ सकता है, और अगर ये वाली है ये एडिटिव मैंने बता दी, और ये आपके पास सब्ट्रैक्टिव रहेगी। सब्ट्रैक्टिव का मतलब इनकी वो माइनस होगा, इनका म्यूचुअल जो इंडक्टेंस हो माइनस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके पास। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। इसने पूछा है कि इन द फिगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट इंस्टेंट एट द क्लोजिंग द स्विच इज। तो इसने पूछा कि भाई इंस्टेंट जैसे स्विच को क्लोज करते हो तब इसमें क्या है आपके पास करंट, बताइए रेट ऑफ करंट। तो हमने पढ़ रखा है, साफ पढ़ रखा हमने, क्या पढ़ रखा भाई, di/dt इजकल टू v/L पढ़ रखा, या v इजकल टू आपने पढ़ा ही है ना L/di/dt, ये पढ़ा, L से यहीं से आया आपके पास। तो उसने रेट ऑफ चेंज पूछा है तो v/L रहता है, सिंपल सी बात है। तो v/L का मतलब हो गया आपके पास 75/5, और ये हो गया आपके पास 15 एम्पियर पर सेकेंड। तो 15 एम्पियर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं ये अवेलेबल, और इससे भी अच्छे अच्छे। अब है इसके पास, देखो अब यहाँ पे भी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके पास, इसमें बोल रहा है कि जो फाइनल स्टडी वैल्यू है, ठीक है, ऑफ द करंट। फाइनल स्टडी का मतलब है कि आपके पास इन्फिनिटिव टाइम में, फाइनल टाइम में, ठीक है। तो मुझे पता है कि सप्लाई कैसी है, डीसी, ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0, और मुझे पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू 2πfL, फ्रीक्वेंसी 0 तो XL भी 0, और XL अगर 0 तो रिएक्टेंस क्या होगी 0, तो यानी कि लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो यानी कि किसकी तरह बिहेव करेगा, I इक्वल टू इन्फिनिटिव पे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह। याद रखना किसकी तरह करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये शॉर्ट सर्किट, तो सिंपल सी बात है, बचा क्या आपके पास 75/R 10, तो 7.5 एम्पियर आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी, आ जाता है बेटा ये सवाल। ठीक है, कोई दिक्कत? और शुरू में ये आपके पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है, I इक्वल टू 0 पे। चलिए अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, सेम उसी सर्किट से क्वेश्चन है, इसी में 2-4 सवाल पूछता है वो। ओके, इसमें पूछा है कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इन अ फिगर करंट विल रीच द स्टडी वैल्यू। स्टडी वैल्यू का मतलब यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू पे कब पहुंच जाएगा भाई, कितना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 0 से 5, इसमें मान लो मुझे पता शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं 7.5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही, तो एकदम शुरू में ही 7 दशमलव, तो 0 से 7.5 तक पहुंचने में भी तो कुछ समय लगता है उसमें। ठीक है, तो उसी को ट्रांजिएंट पीरियड भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसने पूछा है कि आपके पास क्या बोलते हैं कि कितने आफ्टर द स्विचिंग क्लोजिंग द स्टडी वैल्यू, कितने समय बाद पहुंच जाएगी, यानी कि वो आपके पास बेसिकली अगर मैं यहां से बोलूं तो कितना समय लेगी एकदम कांस्टेंट होने में वो आपके पास ना। ठीक है,
कांस्टेंट वैल्यू होने में कितना समय लेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, हमने एक चीज पढ़ी टाइम कांस्टेंट, ठीक है, L बाय R होता है। L है आपके पास इसमें 5 और बटे 10 यानी कि 0.5 सेकंड का समय लेगी ये। लेकिन किस चीज के लेगी ये 0.5 फर्स्ट उसमें रहती है 63.3% तक, ठीक है। और फाइनल वैल्यू पहुंचने में लेता है, ये टो है तो टोटल 5 टो लेता है। 5 इंटू 0.5 का मतलब 2.5 सेकंड का समय लेगी ये आपकी एक स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुंचने में, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचने में इतना समय लेगी। हाँ बेटा, क्लास अपडेट होगी, बिल्कुल होगी, मैं बना रहा हूँ उसमें। फेजर अलजेब्रा की क्लास अपडेट होगी उसमें, क्योंकि उसमें फेजर अलजेब्रा नहीं था। मैं क्या बोलता हूँ, देख रहा हूँ उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है। ऐप वाली उसमें ऐड क्लासेस और ऐड होंगी, जैसे ही ऐड होगी मैं नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दूंगा, और नोटिफिकेशन आपको मिल भी जाएगा, ठीक है शशांक जी। तो भी क्लासेस और ऐड होनी है, मैं कर रहा हूँ उनको एक कंटेंट तैयार, चलिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है इनफ वो भी, लेकिन मैं ऐड करूँगा कुछ चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ 8-10 क्लास ऐड होनी है वो, और ज़्यादा नहीं। चलिए अच्छा, ठीक है, ये 2.5 सेकंड्स में पहुंच जाएगा, यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचने में इतना समय लेगा। क्लियर है भाई। तो इस पे क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका ये क्या रहता है आपके पास, टाइम कांस्टेंट भी रहता है। टाइम कांस्टेंट RL सर्किट का अगर टाइम कांस्टेंट पूछ ले तो L बाय R रहता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या रहता है, ये आपकी वैल्यू 0 से इतने % तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं। फिर ये 99.9% के आसपास ये 5 टो रहता है आपके पास। क्लियर है भाई। और अगर वो RC सर्किट में पूछते हैं तो वो R इंटू सी रहता है उसका टाइम कांस्टेंट, किसका, RC सर्किट्स का। आगे पढ़ेंगे AC सर्किट्स में हम ये चीजें। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन तो खैर आता ही एडी करंट का आता ही, चाहे मैग्नेटिक सर्किट में आए चाहे मशीन में आए, और एडी करंट पे आता ही आता है भाई इसका कॉन्सेप्ट। हिंदी में भंवर धाराएं बोलते हैं इसको, है ना, भंवर कर देती है, जला देती है। समझ आ रहा है सर, मैकेनिकल से होके भी बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ वो तो बेटा लेक्चर देख के ही आएंगे, आप लेक्चर देखिए और फिर क्वेश्चंस कीजिए, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अरे यार इलेक्ट्रिकल कौन सा रॉकेट साइंस है, सब 12वीं के कॉन्सेप्ट के आधार पे है। जो 11th में पढ़े आपने कॉन्सेप्ट, उन फिर वो बाद में मैकेनिकल वाले 11th के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले 12th के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है तो सब वही चीज़। है क्या आपके पास, बस आपके पास इंजीनियरिंग है क्या आपके पास, जो फंडे बताए हैं, इमेजिनेशन करना है कि हाँ क्या चीज़ बढ़ रही है क्या चीज़ घट रही है। अब इस सारी चीज़ें तो आपको बताइए, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, ऐसे ही आपके यहाँ प्रेशर क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, तो सारी चीज़ें रहती है इनका। अगर आपको बेसिक फंडा पता है तो हर जगह ही तो होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका प्रेशर कम हो गया, ऐसे यहाँ पे करंट बढ़ गई, वोल्टेज कम होगी, पावर बढ़ गई, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इंडक्टेंस बढ़ गया। तो ये तो चीज़ें बस आपको बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए, और वो आपको थ्योरी लेक्चर से ही आएंगे, थोड़ा रिलेट कीजिए उनको रियल लाइफ से। चलिए अच्छा, एडी करंट पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एडी करंट जो रहता है आपके पास भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट रहता है आपके पास, बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और वी, ये फॉर्मूला रहता है आपके पास, ठीक है, बराबर कर लीजिएगा इसका। ये आपके पास फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, थिकनेस और ये वॉल्यूम, ठीक है। कभी कभी थिकनेस पे पूछ लेता है वो, कि अगर मैं एडी करंट, सिंपल सी बात है, देखो मैंने बता रखा है एडी करंट बेसिकली होता क्या है, आपके पास कोई कोर है, तो वो कोर हम जैसे ट्रांसफार्मर की कोर देखी आपने, पतली पतली पत्तियों से बनाते हैं हम उसको, ना कि एक मोटा वो लेके, पतली पतली पत्तियों से। क्यों, ताकि अगर मैं पतली पत्ती नहीं यूज़ करूँगा तो उसमें भाई आपके पास करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में फ्लो होगी, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, हीट होके जल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें बारीक बारीक पत्तियों में तोड़ देता हूँ, थिकनेस उसकी बहुत कम कर देता हूँ। अब ये करंट इतने हिस्से में ही फ्लो हो रही है, तो इनसे इतनी हीट नहीं होती है, तो जितनी भी लॉसेज जितनी भी होती है उनसे हीट पैदा होती है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ
कि भाई मेरे पास फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर भी ये बढ़ता है और थिकनेस के बढ़ने पे भी ये बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या है आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बीएम के स्क्वायर टाइम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर टाइम रहती है, थिकनेस के भी। तो इन तीनों में कुछ ही पूछ लेता है। सवाल ऐसे भी आएगा कि अगर मैं एक जो ट्रांसफार्मर की कोर की जो लेमिनेशंस हैं उनको मैं मोटाई डबल कर दूं तो एडी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डबल करने पे बढ़ जाएंगे, कितने गुना बढ़ जाएंगे? 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे वो। क्लियर है? कितने बढ़ जाएंगे? 4 टाइम बढ़ जाएंगे। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो चाहे एसी सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, पीडीएफ हो गई आपके पास, ई बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके यूकेपीएससी का सॉल्यूशन है आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की पीडीएफ कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारी आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।